हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्या होते हैं, कौन सी राशि होती है, क्या सिंबल होगा उसका, उसका क्या मात्रक होगा और क्या विमीय सूत्र होगा। अब उससे आगे चल रहे हैं। अब है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार बताए थे सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार बताए और उन्हीं के संबंध में जो स्थिर विद्युत मात्रक था उसका नाम रख दिया फ्रैंकलिन। अब दो कौन कौन से टाइप बताए इसमें? तो पहला टाइप था पॉजिटिव चार्ज धन आवेश और दूसरा टाइप था इसका ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब इससे पहले जानना हमने कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश प्रदर्शित करते हैं। अर्थात या तो वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या अधिकता हुई तभी आवेश डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे कि जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, या किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वह ऋणावेशित हो जाएगी। कि कोई भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो हमें कहना है कि वो धन आवेशित हो गया। यदि किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है अथवा अधिकता हो रही है तो हमें कहना है कि वो ऋण आवेशित हुआ, अर्थात उसमें ऋण आवेश आ गया। अब इसके आगे चलते हैं कि आवेश की दो प्रकार हो गए। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं पदार्थ या कोई परमाणु तो धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें अर्थात वृद्धि हो, अधिकता हो, तब वहां पे ऋण आवेश आ जाएगा। अब बात करें आवेश के गुणधर्मों की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म, आवेश के चार गुणधर्म है। आवेश के चार गुणधर्म दिए गए हैं इसके अंदर। पहले गुणधर्म की बात करें, पहला इसके अंदर आवेशों की योज्यता। आवेश की योज्यता, चार प्रॉपर्टी होगी आवेश की। पहली होगी आवेश की योज्यता, एडिटिव प्रॉपर्टी। योज्यता अर्थात आवेश को जोड़ देना हमें। अब जोड़ने के लिए हमने राशियों की तीन प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एक तो हो सकती है सदिश राशि, दूसरी अदिश हो सकती है, प्रदिश हो सकती है। किंतु 12th के सिलेबस में प्रदिश राशि को अदिश में रखा, अर्थात दो ही राशियां पढ़ेंगे हम, पहली सदिश और दूसरी अदिश राशि। कि प्रदिश राशियों को केवल अदिश राशियों में रखा गया 12th क्लास में। यहाँ पे या तो सदिश होना चाहिए अथवा अदिश होना चाहिए। तो इसके अंदर की आवेश की योज्यता है, उसके अंदर हम आवेश को जोड़ने घटाने। अब जोड़ने घटाने के लिए सदिश राशियों के लिए अलग नियम थे हमारे पास और अदिश के लिए सामान्य तरीका था। कि सदिश राशियां होगी तो उनमें या तो त्रिभुज नियम लगेगा या चतुर्भुज नियम लगा दो समांतर चतुर्भुज का, या बहुभुज नियम लगा दो। किंतु यहाँ पे हम बात करें कि आवेश कौन सी राशि है तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि है तो इसमें कोई सदिश नियमों की पालना करनी आवश्यक नहीं है। कि अदिश है तो सदिश नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ने और सीधा घटाने। कि यह एक अदिश राशि है, इसे हम सामान्य बीजगणितीय तरीके से जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसे सामान्य बीजगणितीय तरीके से, इसे सामान्य बीजगणितीय तरीके से जोड़ा या घटाया जाता है।
यह अदिश राशि है तो कोई सदिश नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बीजगणितीय तरीके से जोड़ा घटाया जाता है। सामान्य बीजगणितीय तरीका जैसे हम गणितीय संख्याओं को जोड़ा और घटाया करते हैं वैसा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ चार्ज है, जैसे प्लस के 5 कूलम चार्ज है, माइनस के 2 कूलम चार्ज है, प्लस के 3 कूलम चार्ज है, और माइनस जैसे 7 कूलम चार्ज प्लस 8 कूलम चार्ज है। इतने चार्ज रखे, प्लस का चार्ज, प्लस का और प्लस का, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, अर्थात धनावेश, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, ऋण आवेश और ऋण आवेश। तो क्या करना है यहाँ पे कि धनावेश के धनावेश में ऐड होंगे और ऋण आवेश में से घटा दिए जाएंगे। तो यहाँ से 8 और 3, 5 और 3, 8 और 8 16 हो गए कि पॉजिटिव चार्ज तो कितने हो गए 16 कूलम। नेगेटिव की बात करें 2 और 7 कितना हो गया 9 हो गया, 9 कूलम नेगेटिव चार्ज है। तो कितने कूलम चार्ज बचेगा हमारे पास 7 कूलम पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा ही हम गणितीय संख्याओं में करते हैं कि प्लस की संख्याएं जुड़ेगी, माइनस वाली घट जाएगी। अब इसके अंदर पहला गुणधर्म हो गया इसका, या चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हो गई आवेशों की योज्यता अर्थात जोड़ने का नियम। अदिश राशि है तो सामान्य बीजगणितीय तरीके से जोड़ा या घटाया जाता है इन्हीं के साथ हम कुछ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर लें। जैसे हम कुछ पार्टिकल्स लें, जैसे हमने पढ़ा है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह के कुछ कण हैं जिनके चार्ज और उनके मास अर्थात द्रव्यमान की चर्चा कर ली। तो जैसे पार्टिकल है, कण है हमारे पास, उनके आवेश की बात कर लें कि कितना चार्ज होगा उनमें, उनके मास की बात कर लें कि कितना द्रव्यमान रखते हैं वो, कितना द्रव्यमान होगा उनका। तो पार्टिकल, पहला पार्टिकल ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की जाए तो लगभग सभी को पता होगा कि इस पे चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। किंतु इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होगा उसका नेचर नेगेटिव होगा, उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, प्रकृति ऋणात्मक होगी उसकी। इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें कि कितना मास होगा इसका, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.11 गुणा 10 की घात -31 और द्रव्यमान का मात्रक होगा केजी। ये बात की हमने इलेक्ट्रॉन की, जो कि परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब बात करें कि परमाणु के अंदर नाभिक में दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। तो पहले बात कर लें प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे चार्ज होगा पॉजिटिव और चार्ज की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन के बराबर, कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन रखता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन रखता है, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। किंतु इसका नेचर होगा पॉजिटिव, धनात्मक प्रकृति। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणा 10 की घात -27 केजी। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। अब बात की जाए न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा किंतु चार्ज नहीं होगा उसमें, वो अनावेशित होता है अथवा उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होगी 0। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, इसका मास होगा 1.6749 गुणा 10 की घात -27 केजी। यहां से बात की जाए कि प्रोटॉन पे तो जितना आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, किंतु प्रकृति भिन्न है।
मास की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल मिल रहा है। हम 2 डिजिट तक पढ़ते हैं तब हमें बराबर दिखता है कि 1.67 तक पढ़ते हैं, इसको भी 1.67 तब तक तो ठीक है कि दोनों बराबर हैं, किंतु हमें चाहिए कि कौन सा अधिक है कौन सा कम है, द्रव्यमान। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, कौन सा अधिक है, तो यहाँ से यहाँ 6-7 के बाद में 4 मिल रहा है और यहाँ 2 मिल रहे हैं, अर्थात ये ज्यादा होगा। मास किसका, न्यूट्रॉन का अधिक होगा, मास किसका, प्रोटॉन का, उससे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक मिलेगा हमें। एक और पार्टिकल की बात कर लें, फोटोन की, किंतु इसके अंदर इस न्यूट्रॉन पे थोड़ा विचार करें। यहां देखिए कि इसके अंदर द्रव्यमान तो है किंतु आवेश नहीं है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि बिना आवेश के भी द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, अर्थात बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। तो पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है हमारे पास कि बिना आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल लेना चाहें हम तो एग्जाम्पल के लिए आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन, कि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। यहाँ आवेश नहीं है फिर भी द्रव्यमान दिख रहा हमें, अर्थात न्यूट्रॉन ऐसा कण है जिसमें आवेश नहीं है फिर भी उसका द्रव्यमान है। बात करें फोटोन की, इसका द्रव्यमान, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी कभी कि विराम द्रव्यमान किस कण का 0 होता है, तो वो कण होगा फोटोन। कि किसी कण का विराम द्रव्यमान 0 होता है तो होगा फोटोन। और इसके अंदर की द्रव्यमान 0 होने के कारण इसमें चार्ज भी 0 हो जाते हैं। कि द्रव्यमान 0 हुआ तो चार्ज भी 0 होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अप्रभावित होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। कि द्रव्यमान 0 मिला तो आवेश भी 0 मिल गया हमें, अर्थात दूसरा पॉइंट निकल के आया हमारे पास कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। कि द्रव्यमान के बिना इसके बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा जा सकता है फोटोन, कैसा कण है फोटोन, जिसका द्रव्यमान 0 होने के कारण उस पर चार्ज भी 0 होता है। तो यहां से 2 चीजें समझ में आ रही है कि आवेश नहीं होगा तब भी द्रव्यमान हो सकता है, किंतु द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा, अर्थात यूं कहें हम कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होगा, किंतु द्रव्यमान आवेश से संबद्ध हो आवश्यक नहीं है। कि आवेश तो हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होगा, अर्थात आवेश का द्रव्यमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होगा, किंतु द्रव्यमान आवेश से संबद्ध हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान का आवेश के बिना भी अस्तित्व होता है। ये कुछ कण हैं, इनके चार्ज दे रखे, इनके द्रव्यमान मास दे रखे, ये सब पता होने चाहिए हमें।